भारत में निवेश के नाम पर आम लोग सोना खरीदते हैं, घर खरीदते हैं और कुछ वर्षों के बाद घर बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं। लेकिन वित्त मंत्री ने आज घर खरीदने और बेचने पर हो रहे मुनाफे का हिसाब बदल दिया है। अब आपको प्रॉपर्टी बेचने पर सरकार को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। दरअसल बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में इंडेक्सेशन को पूरी तरह खत्म कर दिया है। इन नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर जैसी चीजें आती हैं। आप सोच रहे होंगे कि इंडेक्सेशन क्या होता है, तो इसे भी समझ लेते हैं। इंडेक्सेशन में महंगाई दर, प्रॉपर्टी की मरम्मत या इसके डेवलपमेंट में खर्च किए गए पैसे को आधार मानकर टैक्स में छूट मिलती है। अब आप इसे ऐसे समझ लीजिए, उदाहरण के लिए कि कोई प्रॉपर्टी आपने 10 लाख रुपए की खरीदी, 5 साल बाद आप इसे 20 लाख रुपए में बेचते हैं, तो इस तरह आपका 10 लाख रुपए का मुनाफा या कहें कि कैपिटल गेन हुआ। इस कैपिटल गेन पर LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अब ये पहले के मुकाबले ज्यादा देना होगा। इससे पहले की व्यवस्था में सोने पर कैपिटल गेन्स की अवधि 36 महीने थी, प्रॉपर्टी पर एक अलग दर थी और स्टॉक और बॉन्ड्स पर एक अलग व्यवस्था थी। अब दो अवधियां लागू होंगी, 12 महीने का कैपिटल गेन्स स्टॉक और बॉन्ड्स के ऊपर और 24 महीने का गोल्ड और प्रॉपर्टी पर। दोनों जगह, दोनों ही हिस्सों में सरकार ने कैपिटल गेन्स की दरों में भी बदलाव किया है। जैसे इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स पे निवेश पर कैपिटल गेन्स की टैक्स दर 10 से बढ़ाकर 12.5% कर दी है, जबकि जो दोनों दूसरे एसेट क्लास हैं, सोना और प्रॉपर्टी, इस पर दर में कमी कर दी है। पर इसे सुनकर आप थोड़ी देर खुश होइए, असली पेंच इसके बाद आता है। सोने और प्रॉपर्टी को बेचने के लिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। इंडेक्सेशन का मतलब है कि प्रॉपर्टी खरीदने से बेचने की अवधि में उसकी कीमत में जो बढ़ोतरी हुई है महंगाई के आधार पर, उस लाभ पर वो टैक्स लगाया जाता था। और इस बजट का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये है कि गोल्ड और प्रॉपर्टी दोनों से इस इंडेक्सेशन के बेनिफिट को हटा दिया गया है। यानी अब जिस बाजार मूल्य पर वो जो बेचा जाएगा 24 महीने बाद, उस पर टैक्स लगेगा। यह बड़ा उथल पुथल है, बड़ा बदलाव है कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर, जिसका असर बहुत सारे निवेशों पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि सरकार ने प्रॉपर्टी में, जिनके पास बड़ी प्रॉपर्टी होल्डिंग है और लंबे समय से प्रॉपर्टीज चली आ रही हैं, जिसके वैल्यूएशन को बेचकर वो फायदा कमा रहे थे, उनको निगाह पर में रखने की और टारगेट बनाने की कोशिश की। इसमें खासतौर से विरासत से मिलने वाली प्रॉपर्टीज की बात शामिल है। आम लोगों और सैलरीड क्लास को बजट से क्या फायदा और नुकसान हुआ, इसे समझने के बाद अब सत्ता के स्टीयरिंग को राजनीति की तरफ मोड़ते हैं, जहां आज काफी रिएक्शन है। लेकिन इसमें ज्यादातर रिएक्शन ऐसे हैं कि वो बहुत स्वाभाविक से दिखते हैं, एक्सपेक्टेड था। विपक्ष के लिए बजट निराशाजनक और गरीब विरोधी रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि यह बजट बड़े विजन और मिशन वाला है, विकसित भारत की नींव रखने वाला है। लेकिन इन स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं के अलावा बजट के पक्ष और विपक्ष में कुछ कटाक्ष भी हुए हैं। निर्मला सीतारमण के 100 मिनट के बजट भाषण को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सिर्फ 2 शब्दों में खत्म कर दिया। उन्होंने इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट का नाम दिया है, जबकि पीएम मोदी ने इस बजट को विकसित भारत की नींव कहा है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह मोदी सरकार का नकलची बजट है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बजट में कोई विजन नहीं है, सिर्फ राजनीतिक मिशन है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को नाउम्मीदगी का पुलिंदा कह दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को विकसित भारत का एक दस्तावेज कहा है। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बजट को प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना का नाम दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने कहा है कि बजट कागजों पर अच्छा है। कुल मिलाकर सरकार और उसके मंत्री बजट की तारीफ करते नहीं थके, तो विपक्ष विरोध करने में व्यस्त रहा। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती
और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि का फैसला लिया गया है। वो यही बोल रहा है, दिस बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस, एंटी पीपल, नो विजन, ओनली द पॉलिटिकल मिशन इज देयर। आई डोंट सी एनी लाइट, इट इज द dark and dark. We will provide assistance to Assam for flood management and related projects. महिलाओं के लिए भी, युवाओं और अन्नदाता वर्ग के कल्याण के साथ साथ इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान कर देने वाला दूरदर्शी बजट है। इसमें नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान है, तो गरीबों के चेहरे पर लाने वाली मुस्कान भी है। गरीबों को, अति पिछड़ों को सब पीछे डाल दिया है। कुर्सी बचाने के लिए जो एक दो लोगों को खुश करना था, वो उन्होंने अपने बजट में ओपनली दिखाए। PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. In line with the announcement in the interim budget, Finance ministers dismissed inflation in 10 words. We deplore the casual attitude of the government, and nothing in the budget speech gives us the confidence that the government will seriously tackle the issue of inflation. समाज के हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ न कुछ तरीके से आगे के लिए एक अच्छा सौगात देने का काम वित्त मंत्री निर्मला जी ने किया है। Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago, 50% margin over cost. महिलाएं, युवा और मध्यम वर्ग के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा। देखिए, जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा, तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा जनता को। देखिए, बजट पर नेताओं के जो रिएक्शन होते हैं वो बड़े नेचुरल, स्वाभाविक होते हैं। विपक्ष जो है वो हमेशा बजट को निराशाजनक बनाता है और सत्ता पक्ष झोली भर भर के बजट की तारीफ करता है। आज अगर गलती से आप पिछले बजट का रिएक्शन भी सुन लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो आज बोला गया है या पुराना है, क्योंकि विपक्ष ने तब भी बजट को बेकार कहा था और आज भी कहा है। ये परंपरा है एक तरीके से। उसी तरह से सत्ता पक्ष ने तब भी तारीफ की थी और आज भी की है। आज भी ऐसा ही हुआ है। इसीलिए बजट पर नेताओं की प्रतिक्रिया पर राय बनाना मुश्किल है, क्योंकि वो तो पार्टी लाइन से बंधे होते हैं। आप रिसर्च करेंगे तो ये पाएंगे कि सच बोलने का साहस नेताओं में थोड़ा कम ही पाया जाता है। बजट पर रूटीन राजनीतिक प्रतिक्रिया से अलग अगर सबका ध्यान किसी ऐलान पर रहा तो वो बिहार और आंध्र प्रदेश पर था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार और आंध्र प्रदेश पर जब ऐलान शुरू किया तो इतना वक्त दिया गया कि कुछ देर के लिए तो ये कंफ्यूजन हो गया कि ये बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट है या पूरे देश का। इसीलिए आज राजनीति की दुनिया में पूरे बजट के मुकाबले आंध्र प्रदेश और बिहार की ज्यादा चर्चा हो। जिस तरह फिल्मों में पुलिस किसी को चारों तरफ से घेर लेती है, उसी तरह बजट की घोषणाओं को भी आंध्र प्रदेश और बिहार ने भी चारों तरफ से घेर लिया। आज राजनीति के गलियारों में संकेत भी गया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पकड़ एनडीए की गठबंधन सरकार पर बनी रहेगी और मौजूदा समीकरण में इस पकड़ से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। शायद इसीलिए बजट में इन दोनों सीएम के राज्यों के लिए खुलकर ऐलान हुए करीब 48 लाख करोड़ के बजट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा यानी करीब 2% हिस्सा इन्हीं दोनों राज्यों को दिया गया है। बिहार के लिए सड़कों वाली विशेष कृपा रही तो आंध्र प्रदेश को नई राजधानी के लिए जमकर पैसा दिया गया है। अगर बिहार की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26,000 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के लिए 3 एक्सप्रेसवे का ऐलान किया है, जिनके नाम है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक अतिरिक्त पुल। इसके अलावा भागलपुर के पितरफेंती में करीब 2400 मेगावाट का एक पावर प्लांट लगेगा। इसमें 21,400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गया के औद्योगिक रूप से विकसित किया जाएगा। गया को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर
विष्णुपाद मंदिर और बोध गया का महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। नालंदा को भी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य में कई मेडिकल कॉलेज और कई एयरपोर्ट दिए जाने का प्रस्ताव भी शामिल। सिर्फ बिहार ही नहीं, बजट में सरकार ने आंध्र प्रदेश का भी भरपूर ख्याल रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश की धन की जरूरत को महसूस करते हुए सरकार अलग अलग विकास करने वाली एजेंसियों के जरिए मदद करेगी। राज्य को 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राजधानी निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि दी जाएगी। पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए भी वित्तीय सहायता की जाएगी। रायलसीमा, प्रकाशम और कोस्टल आंध्र को विकसित किया जाएगा। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा। हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर में ओरवाकल क्षेत्र को फंड मिलेगा। इन सारी योजनाओं को जोड़ दिया जाए तो आंध्र प्रदेश को कुल मिलाकर 50,000 करोड़ रुपए का सीधा लाभ मिलेगा। अगर एनडीए में सीटों का वजन देखें तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मिलाकर 28 सीटें, यानी एनडीए की 293 सीटों में से 10% के करीब है। कुल 48 लाख करोड़ के बजट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा यानी करीब 2% हिस्सा सिर्फ इन्हीं दोनों राज्यों को दे दिया गया है। शायद इसीलिए राहुल गांधी इसे कुर्सी बचाओ बजट कह रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे इसे 2 लोगों के लिए बनाया गया बजट कह रहे हैं। विरोधी कुछ भी बोले, लेकिन सरकार के दोनों सहयोगी खुश हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों पीएम मोदी को धन्यवाद कह रहे हैं। अगर मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर कोई फिल्म होती तो उसमें आज ये डायलॉग जरूर हुआ होता, आज तो खुश बहुत हो गए थे नायडू और नीतीश कुमार। युवाओं के लिए विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुतों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। जब आंध्रा की बात है उसके लिए तो बहुत ही खुश हैं हम। ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ तेलुगु देशम पार्टी का नहीं है, बट 5 करोड़ आंध्रा के जो लोग हैं तो उनकी एक खुशी की बात है कि इस तरह का फोकस आज बजट में मिला है। नाम कर देना चाहिए प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना। अलायंसेस ने आपसे मांग की थी कि आप उनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा देंगे, आपने उनको झूठना पकड़ा दिया कि लिए लो आपके लिए 26,000 करोड़ 15,000 करोड़ ये वो फलाना ढिमका, उनको झूठना पकाया गया। लालू यादव आरजेडी जो चिल्ला रहे थे, उन्होंने जब एक किंग मेकर की भूमिका में थे यूपीए सरकार में तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने पहले भी 2.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया। अभी जो पैकेज दिया है ये बिहार के विकास में एक मील का पत्थर सा बिहार आंध्रा बहुत बार, क्योंकि राजनीतिक काम है उनके लिए, राजनीतिक उपयोग के लिए बिहार और आंध्रा के नाम कई बार सुने, लेकिन हमारे देश में तो 28 राज्य है, सिर्फ 2 नहीं। मैं बिहारी हूँ, मुझे गर्व है इस बात का कि बिहार का जिस तरीके से ध्यान रखा गया। कई हम लोग लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते थे, बट स्पेशल पैकेज भी आने वाले दिनों में हमारे प्रदेश को एक नई मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करेगा। बिहार के लिए जो हुआ है, बिहार का होने के नाते बहुत अच्छा लगा। बिहार को ज़रूरत भी थी, बिहार की मांग भी थी, आपने किया, लेकिन साथ साथ आपने आंध्रा के लिए भी किया, एक्सपेक्टेड था, लेकिन बाकी आपने तेलंगाना के लिए क्या किया, पंजाब के लिए क्या किया, और जैसा आपने कहा बंगाल के लिए क्या किया। We will provide assistance to Assam for flood management and related projects. जो हम लोगों की डिमांड थी, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने बिहार के प्रति विशेष ख्याल रखा। कांग्रेस पार्टी हमेशा बिहार के साथ अन्याय की। आप अभी 15,000 करोड़ रुपया की बात की है तो बहुत क्लियर है, विशेष पैकेज विशेष राज्य के लिए भीख मत मांगिए, आप मंत्रिमंडल से हट जाइए। क्या कहेंगे सब देखने के बाद? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले उनके अरमा, अब क्या बजट में क्या क्या निकले। युवाओं के लिए इस बजट में काफी घोषणाएं की गई हैं, उसमें भी रोजगार पर बड़ा फोकस था। इस बार युवाओं के लिए की गई
3 बड़ी घोषणाओं और पिछले बार की गई 3 बड़ी घोषणाओं की तुलना करेंगे तो पिक्चर और साफ हो जाएगी। देखिए, इस बार कहा गया है कि 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा, जिसका इंटेंट स्किल डेवलपमेंट को लेकर है, जबकि साल 2023 में रोजगार निर्माण के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा हुई थी। एक्सक्यूज मी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 5,000 रुपए प्रति माह की मदद मिलेगी। पिछले साल 47 लाख युवाओं को 3 साल तक आर्थिक मदद का ऐलान किया गया था। आज 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए योजना का ऐलान सरकार ने किया है ताकि युवाओं का स्किल डेवलपमेंट हो सके। पिछले साल बजट में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की बात की गई। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने शिक्षा, नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी योजनाओं का ऐलान किया। इन्हें समझते हैं। नंबर 1, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। ये किस्तें DBT के जरिए सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। इस स्कीम से 210 लाख युवाओं को मदद की जाएगी। फिर नंबर 2, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को EPFO जमा के आधार पर पहले 4 साल इंसेंटिव मिलेगा। इससे 30 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। नंबर 3, सपोर्ट टू एम्प्लॉयर। इस स्कीम से सरकार एम्प्लॉयर्स का बोझ घटाने का काम करेगी। इसके तहत नए कर्मचारियों के EPFO कंट्रीब्यूशन पर एम्प्लॉयर्स को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए का रीइंबर्समेंट करेगी। नंबर 4, स्किलिंग। इसके तहत 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड किया जाएगा। अब ये बहुत बड़ा टारगेट है। 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अपग्रेड किए जाएंगे। हर साल 25,000 स्टूडेंट्स को स्किलिंग लोन का फायदा दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी। इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपए हर महीने का स्टाइपेंड मिलेगा। जिन स्टूडेंट्स को सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख तक के लोन में सरकारी मदद मिलेगी। सालाना लोन पर ब्याज का करीब 3% पैसा सरकार देगी। इसके लिए वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। इस बार के बजट में एक छोटा सा कूटनीतिक अपडेट भी है। इस बार भारत ने चीन के समर्थक मालदीव की आर्थिक मदद घटा दी है। मालदीव को दिए जाने वाले पैकेज में 370 करोड़ रुपए कम किए गए हैं। 2023 में मालदीव के लिए आर्थिक मदद को 183 करोड़ से बढ़ाकर 770 करोड़ किया गया था। वहीं इस साल इसे घटाकर 400 करोड़ कर दिया गया है, जबकि श्रीलंका को दी जाने वाली मदद को 60 करोड़ से बढ़ाकर 245 करोड़ कर दिया गया है। श्रीलंका को दी जाने वाली मदद 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। एक प्रश्न यह भी है कि महिलाओं के लिए इस बजट में विशेष क्या था। सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए वुमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे। हॉस्टल और क्रेच की सुविधा से वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। महिला केंद्रित स्किलिंग प्रोग्राम शुरू होंगे। 20 लाख महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्यों को महिलाओं द्वारा जमीन खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी कम करने को प्रेरित किया जाएगा। शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी। देश की महिलाओं को यह बजट कैसा लगा? सरकार से उनकी क्या आशाएं थी? यह बजट उनकी उम्मीदों को किस हद तक पूरा कर पा रहा है? ये सारे सवाल के जवाब हमारे पास है, लेकिन हूटर जी फिर आ गए हैं। बहरहाल अभी दीजिए इजाजत और इन रील्स को रिपीट करके देखिए अगर आपको कहीं पर भी कोई शंका है। नमस्कार।